बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और हमें उसे पढ़ना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक बार मैं आपको महाराणा प्रताप की जो पूरी बायोग्राफी है तो उसके बारे में बता देती हूँ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1940 में। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? महारानी जयंताबाई। जन्म स्थान कुंभलगढ़। वंश सिसोदिया राजवंश। धर्म कौन सा था? सनातन धर्म। और उनके घोड़े का नाम क्या था? मतलब जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का क्या नाम था? चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप की कितनी संतान थी? 17 संतान थी और उसमें से सबसे बड़ा बेटा था अमर सिंह। अब मैं बात करता हूँ महाराणा प्रताप की हिस्ट्री के बारे में। अगर भारत को जानना है तो महाराणा प्रताप की हिस्ट्री को आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ, अगर भारत का कोई भी बंदा है, एक बच्चा, जवान, बूढ़ा कोई भी हो, उसको भारत की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, उसको जानना भी चाहिए। और जितने भी मतलब युद्ध हुए हैं, महान युद्ध हुए हैं, वो मतलब राजस्थान की भूमि से ही निकले हैं। अब मैं बात करूं महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, पृथ्वीराज चौहान की। और पृथ्वीराज चौहान भी अजमेर से बाद में दिल्ली में आए थे, उनके नाना ने अनंगपाल तोमर ने उनको गोद लिया था। तो मतलब पृथ्वीराज चौहान भी राजस्थान के राजा थे। और महाराणा प्रताप की बात करता हूं तो मैं महाराणा प्रताप भी राजस्थान के ही राजा थे। और कहाँ के? मेवाड़ के राजा थे। और राणा सांगा भी मेवाड़ के ही थे, जो महाराणा प्रताप के परदादा थे। मतलब अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप क्यों जाना जाता है? महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के कारण जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप मतलब 20,000 सैनिकों को लेकर और 1 लाख सैनिकों से मुकाबला किया था। उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप, इतिहासकार कहते हैं, हार गया था। बट महाराणा प्रताप यहाँ हारा नहीं था। यहाँ हार का दूसरा रीजन ये है, जब भी एक बार कोई युद्ध जीतता था तो वो सिक्का जारी करता था। जबकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद यानी राजस्थान के किसी भी युद्ध के बाद अकबर ने कोई भी सिक्का जारी नहीं किया था। तीसरी चीज ये है, अकबर के महाराणा प्रताप के सामने अकबर लड़ने के लिए नहीं आया था, क्योंकि उसको पता था कि आपको बीच में से काट देगा। महाराणा प्रताप इतना तगड़ा योद्धा था, हाइट 7 फुट 6 इंच थी और कवच भाला लेके टोटल उसका वेट लेके मतलब 2 कुंटल 8 किलो के करीब वेट लेके, लोहे का वेट लेकर वो चेतक पे सवार होते थे। अब एक बैक हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको। चेतक का नाम तो सुना होगा हिस्ट्री में, क्योंकि चेतक एक वीर घोड़ा था, मतलब वो हवा से बात करता था। आपने ये भी सुना होगा, जब तक पुतली फिरी नहीं और चेतक ने घुमा दिया, ऐसी भी आपने कविता सुनी है। बट आपने राम प्रसाद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना। राम प्रसाद एक हाथी का नाम है और इतना स्वाभिमान हाथी था कि मतलब युद्ध करते करते मतलब अकबर की सेनाओं में सबसे ज्यादा हाथी थे और महाराणा प्रताप की सेना में ज्यादा हाथी नहीं थे। क्यों हाथी नहीं थे? क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, अकबर पूरे भारत को मतलब राजस्थान को छोड़ के सारे भारत पे कब्जा था। दूसरा ये था, महाराणा प्रताप पहाड़ों में रहते थे और मतलब रहते तो कुंभलगढ़ के किले में थे, लेकिन उनके ऊपर जब अकबर ने दबाव बनाया, सारे राजाओं को हरा दिया, तो पहाड़ों में शिफ्ट हो गए थे। पहाड़ों में हाथी को रखना भी एक उचित नहीं था, क्योंकि वो पकड़े जाने का भी डर था। तो महाराणा प्रताप के पास ज्यादा हाथी नहीं थे, और जबकि अकबर के पास 300 से ज्यादा हाथी बताए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा। अब जब राम प्रसाद को अकबर के मतलब आदमियों ने घेर लिया था, उसके हाथियों के द्वारा घेर लिया गया था, तो राम प्रसाद को दिल्ली ले जाया गया। ऐसा इतिहासकार बताते हैं, बदायूं भी अपना लिखते हैं कि राम प्रसाद ने अपने प्राण त्याग दिए, बट अकबर का अन्न और जल नहीं पिया था। ये एक स्वाभिमान की बात है। मतलब आदमी स्वाभिमानी नहीं थे। वहां के पशु और जानवर, मतलब चेतक की बात करूं या हाथी, मतलब पशुओं की भी बात करूं, वो भी स्वाभिमानी थे। मतलब मेवाड़ राजस्थान एक स्वाभिमानी एरिया है, वहां के राजाओं ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब मैं बात करता हूं मतलब मानसिंह ने, मतलब भगवंत दास ने अधिकार मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और भगवंत दास की बहन की शादी अकबर से हो गई थी, और भगवंत दास का बेटा मानसिंह था। आगे हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब चेरिका बताओ। तो दोस्तों, अब अगर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ तो मतलब इनके पिता का नाम था महाराणा उदय
जब 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का निधन हो जाता है और मरने से पहले वो राजा जगमाल को बना जाते हैं। किसको बना जाते हैं? राजा जगमाल को बना जाते हैं। लेकिन राजा कौन बनना चाहिए था? महाराणा प्रताप, क्योंकि वो महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। अब परंपरा के अकॉर्डिंग राजा कौन बनना चाहिए था? परंपरा के अकॉर्डिंग राजा का सबसे बड़ा बेटा राजा बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर किसको राजा बना दिया? अब महाराणा प्रताप 28 भाई थे, महाराणा प्रताप और 28 भाई में सबसे बड़ा महाराणा प्रताप था और सबसे योग्य, शिक्षित और अनुभवी भी था। बट जगमाल को यहाँ राजा बना देते हैं। जगमाल क्या था? उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी का पुत्र था और उदय सिंह सबसे बड़ी रानी से ज्यादा लगाव रखते हैं, इसलिए उसने जगमाल को राजा बना दिया। कोई बात नहीं। अब जब राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, मतलब शमशान भूमि जाते हैं, कहां पर? गोगुंदा में, मतलब गोगुंदा में निधन हुआ था महाराणा उदय सिंह का। अब बताओ अब चेतिका। तो गोगुंदा में मतलब जो महाराणा उदय सिंह थे उनका निधन हुआ, ठीक है। तो वहां पर क्या थे? साइड में खड़े हुए थे महाराणा प्रताप। खुसर शुरू हो गई लोगों के बीच में, बोलने लग गए अरे ये तो रूल के खिलाफ चल रहे हैं, ये तो कोई रूल ही नहीं हुआ, ये तो गलत है। राजा तो महाराणा प्रताप बनना चाहिए था क्योंकि वो उनके सबसे बड़े बेटे थे। अब मैं बताता हूँ इसकी बैक हिस्ट्री क्या है। अब जब अंतिम संस्कार के लिए गोगुंदा में उदय सिंह के शमशान भूमि में जाते हैं, उदय सिंह को जलाने के लिए, तो वहां पर जगमाल को छोड़ के 27 भाई आए हुए थे। 27 कितने भाई थे जगमाल पर? महाराणा प्रताप और 28 भाई थे, उसमें से 27 आए थे, एक जगमाल 27 भाई शमशान भूमि में प्रेजेंट थे, एक जगमाल नहीं था क्योंकि जगमाल को तो उदय सिंह ने राजा बना दिया था। और राजा, अब हिस्ट्री ये बताती है कि राजा के कोई दुख नहीं होता और राजा की गद्दी को खाली भी नहीं छोड़ा जाता, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। मतलब राजा के न दुख होता है और न उसकी गद्दी को खाली छोड़ा जाता है। और जो राजा बनता है न वो बाल कटवाता है, न अपने मतलब पिता की क्रियाक्रम में बैठता है और कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर उदय सिंह को जलाने के लिए लोग चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां आसपास की जनता और मतलब वहां के सामंत इकट्ठे हो जाते हैं और बीच में खुसर होना शुरू हो जाती है। तो कृष्णदास चुंडा महाराणा प्रताप से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तो महाराणा प्रताप कहते हैं रुको 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 रुको, शायद से तुम्हें इस बारे में नहीं पता है कि जो महाराणा उदय सिंह है, मतलब उनके जो पिता है, मेरे पिता मतलब महाराणा प्रताप कहते हैं मेरे पिता मुझे राजा नहीं बना के गए, जगमाल को राजा बना के गए हैं। तो जगमाल तो राजमहल में ही है, तो अगर जगमाल राजा बना तो जगमाल राजमहल में रहेगा, मैं तो राजा बना ही नहीं, तो मैं तो अंतिम संस्कार में आऊंगा। अब ये बात बोलता महाराणा प्रताप, मैं तो अंतिम संस्कार में आऊंगा। यहाँ पर लोगों की घुसर पुसर होगी, सामंत भी आए थे, बहुत ज्यादा जनता आई हुई थी। यहाँ पर साथ देखो मेवाड़ की जनता ने बगावत कर दी। हाँ, मेवाड़ की जनता कहती है हमारा राजा कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो। मेवाड़ की जनता जब बगावत कर देती है तो इसके बाद क्या होता है? वहां पर सामंत भी आया होता है। दूसरी चीज ये भी है, मेवाड़ का राजाभिषेक कौन करेगा? सलूमर के सामंत करेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है पहले से, जब भी किसी युद्ध में पहले, जब चुंडा ने, उनके जो वंशज थे चुंडा ने जो कोई प्रतिज्ञा ली थी, जब भी मेवाड़ का राजा बनेगा तो सलूमर के सामंत उसका राजाभिषेक करेंगे। सलूमर के सामंत, तो यहाँ पर सलूमर के सामंत आए हुए थे कृष्णदास चुंडावत। चुंडावत। अब जब जनता में खुसर शुरू होगी, जनता ने मतलब बात करनी शुरू करेगी कि राजा का तो हमारे मेवाड़ में ऐसा नियम है, जब भी नेक्स्ट राजा बनेगा तो वो राजा का बड़ा पुत्र ही बनेगा। बट बड़ा तो उदय सिंह का महाराणा प्रताप है, बट महाराणा प्रताप तो यहाँ हुए, जनता खुसर कर देती। तो
कृष्णदास चुंडावत पूछते हैं कि प्रताप आप यहाँ कैसे आए हो? तो उन्होंने बताया कृष्णदास चुंडावत को कि रुको रुको मैं आपको बताता हूँ कि मेरे उदय सिंह जी जगमाल को राजा बना के, मेरे जो पिताजी हैं वो जगमाल को राजा बना के गए, मेरे को नहीं बना के गए। तो जनता और भी ज्यादा खुसर खुसर करना शुरू कर देती है, तो जनता में बता भी देते हैं कृष्णदास चुंडावत। यहाँ पर राणा का हुक्म नहीं मानते हैं और मेवाड़ की जनता मतलब बगावत कर देती। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि पूरी जनता ने बगावत कर दिया कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, महाराणा प्रताप जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय जब मेवाड़ मतलब मुसीबत की घड़ियों में है, मतलब महाराणा उदय सिंह ने अकबर के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था और अकबर ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था और यहाँ पर मेवाड़ उसके अधीन में नहीं था। महाराणा उदय सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब क्या होता है साहब, अब जब ये बात चलती है तो कृष्णदास चुंडावत महाराणा प्रताप से पूछते हैं मतलब बार बार कि आप कैसे आए। तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि महाराणा उदय सिंह जी मरने से पहले जगमाल को राजा बना गए। क्यों जगमाल को राजा बना गए? क्योंकि वो सबसे बड़ी रानी का बेटा था, मतलब रानी मुंह के कारण कृष्ण उसको जगमाल को राजा बना दिया। अब यहाँ मेवाड़ की जनता ने बगावत कर दी। तो यह कृष्णदास चुंडावत यहाँ बोलते हैं ये डिसाइड कौन करेगा कि मेवाड़ का राजा कौन होगा? ये जनता डिसाइड करेगी। कि फिर वहां पे कृष्णदास चुंडावत बोलते हैं कि हमारा राजा कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो। और वहां से ही लोगों ने ना महाराणा प्रताप को कंधे पे बैठा के वही राजा अभिषेक कर दिया था। शमशान भूमि में बिठा के नारे लगाते होगा हमारा राजा कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा। तो अब जब वो वहां पर लेके आए राजमहल में, तो जगमाल सोचने लगा अरे ये क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ये तो सब कुछ। तो मतलब कि जो राजा बनाया जाता है तो उसे कहते हैं कि पगड़ी वगड़ी पहन के तैयार रहना, हम तुम्हारे बस तिलक करेंगे और तुम्हें राजा बना देंगे। अब जगमाल तो सोच के बैठा था और तैयार हो चुका था पगड़ी वगड़ी पहनकर, और सोच रहा था कि अभी आएंगे और मेरा तिलक कर देंगे और मेरे को राजा बना देंगे। और सोचने लगा ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो फिर कृष्णदास चुंडावत कहते हैं तेरे एक लगाऊंगा कान पे, साइड में हट जा। और फिर उनका राजा अभिषेक करते हैं और उनके तिलक लगाते हैं और महाराणा प्रताप को राजा बना देते हैं। अब जब राजाभिषेक का काम हो जाता है तो उसके बाद में राजाभिषेक के बाद प्रोग्राम होता है, मतलब पूरा फेस्टिवल होता है, मतलब आसपास के राजाओं को, सामंतों को, जनता को आमंत्रित किया जाता है कि हमारा ये राजा बन गया। तो कोई बात नहीं, जब ये राजा बन गया था उसके बाद अब चित्तौड़ पे 1568 ईस्वी में अकबर ने शासन मतलब हक जमा लिया था 1568 ईस्वी में। अब राजधानी कौन मतलब थी? कि जो मेवाड़ की राजधानी थी, मतलब हर बार राजधानी में ही समारोह किया जाता है। तो मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। और इस पे अकबर ने कब्जा कर रखा था। तो उन्होंने कहां पर समारोह करा? कुंभलगढ़ में। तो आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? मतलब मेवाड़ की कुंभलगढ़। ठीक है। तो उसके बाद राजाभिषेक के बाद में कुंभलगढ़ में प्रोग्राम किया गया। ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि महाराणा प्रताप जनप्रिय राजा थे, मतलब कि जनता के द्वारा बनाए गए थे और जनप्रिय राजा थे वो। अब मैं ये बात बता देता हूँ कि महाराणा प्रताप पिता के द्वारा राजा नहीं बनाए गए थे, मतलब वो जनता के द्वारा राजा बनाए गए थे। और सबसे योग्य जो भी मतलब उम्मीदवार था 28 भाइयों में, वो महाराणा प्रताप ही था। हर चीज में कुशल था महाराणा प्रताप, युद्ध में, रणनीति में, घुड़सवार में, हाथी सवारी में, हर चीज में। और जनता का भी ये इसलिए रहा था वो क्योंकि वो जनता के साथ रहता था। और यहाँ पर जो मेवाड़ जो एरिया है ना, वो सबसे सोचने वाली बात है, भीलों का एरिया है। और मतलब कि जनता ने ये क्यों कहा कि महाराणा प्रताप को हम राजा बनाएंगे? उन्होंने इसलिए कहा कि मतलब कि सबसे बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप और वो हर एक चीज में मतलब शक्तिशाली भी थे और युद्ध में भी हमेशा वो रहते थे, कुशल थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और अगर महाराणा प्रताप को जनता ने बोला अगर हम महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाएंगे तो मेवाड़ हमारे हाथों से निकल जाएगा। अब यहाँ पर कृष्णदास चुंडावत कहते हैं इस भीषण कंडीशन में, मतलब अब जब राणा उदय सिंह ने अकबर के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है और इस कंडीशन में अगर हम जगमाल को राजा बना देते हैं, मतलब जगमाल एक योग्य शासक नहीं था, मतलब वो राजा बनने के योग्य नहीं था। अगर जगमाल को
राजा बना देते तो मेवाड़ हमारे हाथों से निकल जाता। तो इसलिए वहां पर जनता ने बगावत की थी, अपने राणा उदय सिंह की बात नहीं मानी थी और जनता ने खुद चुना था महाराणा प्रताप को। इसलिए ये भी स्वाभिमान की बात है कि राणा है ना जनप्रिय नेता था, जनप्रिय, और जनता के द्वारा चुना गया राजा था, न कि पिता के द्वारा राजा बनाया गया था। इसलिए महाराणा प्रताप का हर बार जिक्र होता है और अनपढ़ बहुत छोटे से लेकर बड़े तक महाराणा प्रताप का हिस्ट्री के बारे में जानता है। जहां पर भी वीर गाथाओं में नाम आता है तो महाराणा प्रताप का हिस्ट्री में नाम जरूर आता है। तो अब समारोह की बात करें, समारोह किया, आसपास के उन्होंने बुलाए, तो एक पर्सन थे। अब जब समारोह किया तो समारोह कुंभलगढ़ में किया गया। कुंभलगढ़ में समारोह किया गया तो वहां मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन। मारवाड़ के राजा थे चंद्रसेन। तो मतलब आसपास के, मतलब जब समारोह होता है तो आसपास के राजाओं को इनवाइट किया जाता है, आ जाओ हमारे फंक्शन है। उसी टाइप से है ये, मतलब कि जब राजा अभिषेक किया तो मतलब अच्छा सा मुहूर्त देख के उसको तिलक, फिर बाद में एक बार वो कर लेते हैं और आसपास के सभी राजाओं को इनवाइट किया जाता है। और आपको बता दूं ये बात, मतलब कि भले इंडिया की बात कर लो, मतलब जो राजा नहीं आ सकते पर फिर भी वो दूर से बधाइयां भेजते रहते हैं। अब मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे हमारे देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना तो दूसरे देशों से मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बुला लिए जाते हैं, आमंत्रित किया जाता है। ये कुछ देश नहीं आते, जैसे पाकिस्तान के नहीं आ जाते, तो वो बधाइयाँ जरूर भेजते हैं। जैसे पाकिस्तान का भी कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी उसको बधाई भेजेंगे, क्योंकि ये भी रहता है कि अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा तो वहाँ की जनता नाराज हो जाएगी, अगर भारत का प्रधानमंत्री जाएगा तो भारत की जनता नाराज होगी। तो कम से कम ये जनरल शिष्टाचार की बातें हैं। मतलब जब भी कोई बनता है तो आपस में मतलब उनको बधाइयाँ दी जाती हैं। तो ये तो सोचा ही जाता है कि हाँ आप हमारी तरफ से नए राजा बने हो तो आप हमारी तरफ से बधाई तो ले लो। तो अब हम बात करते हैं चंद्रसेन जो है वो महाराणा प्रताप का जीजा भी लगता है, क्योंकि चंद्रसेन की शादी महाराणा प्रताप की सिस्टर की शादी चंद्रसेन के साथ हुई है, आपस में रिश्तेदार भी हैं। और मारवाड़ के शासक है चंद्रसेन। आगे मैं जिक्र करूंगा। तो जैसे मेवाड़ के जो राणा है वो महाराणा प्रताप है, तो ऐसे ही मारवाड़ के महाराणा कौन है? चंद्रसेन है। तो चंद्रसेन ने भी अकबर के खिलाफ युद्ध जारी कर रखा था। तो उन्होंने उस समारोह में आए तो ये भी बात हुई कि क्या चल रहा है। महाराणा प्रताप ने पूछा क्या चल रहा है, तो फिर चंद्रसेन कहते हैं कभी हम भिड़ा लेते हैं तो कभी भिड़ जाते हैं। तो कभी चंद्रसेन जी बोलते हैं कभी हम मार खा लेते हैं तो कभी उनको पीट देते हैं, तो ऐसा चल रहा है। तो बोला महाराणा प्रताप पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, तो बोला आपने तो 1568 से ही अकबर के खिलाफ युद्ध जारी कर रखा, तो आप सेम रखो। चला अभी अपना मतलब मारा पीटी जो भी चल रहा है उसको और आगे बढ़ाओ। तो फिर महाराणा प्रताप कहते हैं ठीक है। फिर अब सब ये बात पता चल जाती अकबर को कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी है, एक नया राजा बना है, एक नया राजा बना है और उस राजा का नाम है महाराणा प्रताप। तो मतलब कि अकबर को ये बात तो पता थी कि महाराणा उदय सिंह ने तो कभी उनके साथ संधि करी ही नहीं, उन्होंने जितनी कोशिश कर ली लेकिन महाराणा उदय सिंह ने उनके साथ संधि नहीं की। तो मतलब कि जो अकबर है वो सोचता है कि एक नया राजा बना है तो उससे से मतलब देख लिया जाए कि वो हमारे साथ संधि करने के लिए तैयार है या नहीं है, तो अपने 4 दूतों को भेजता है। अब यहाँ अकबर को पता चल जाता है 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अकबर को ये बात पता चल जाती है कि उदय सिंह की मृत्यु हो गई है और उदय सिंह ने अपने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब क्या होता है, अब अकबर अपने 4 दूत भेजता है, मतलब 4 दूत भेजता है अकबर अपने। तो सबसे पहला जो बंदा वो कोर्ची है। कोर्ची में से बात करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कोर्ची को भेजता है सबसे पहला जो बंदा है। दूसरा बंदा कौन था? दूसरा बंदा था मान सिंह और तीसरा था भगवंत दास। और चौथा था टोडरनल।
टोटल माल। अब मैं बताता हूँ 4 दूत भेजे हैं किसमें 1572 ईस्वी में, अकबर ने किसमें 1572। कोर्ची का नाम जलाल खान कोर्ची है। कोर्ची का नाम जलाल खान कोर्ची है, लेकिन उसको कोर्ची बोलते हैं इतिहासकार। अब कोर्ची बोलचाल में सबसे अच्छा बंदा बताया जाता है, और कोर्ची का काम यही था, मतलब इंटरमीडिएट का काम करता था, मतलब राजा के बीच में संधि करवाना, ये करवाना, वो करवाना। कोर्ची आता है और राजा तो अकबर राजा कहते हैं कि जा कोर्ची बुके लेके जा, हमारी तरफ से बधाइयां दे के आइयो, और थोड़ा बहुत बात करते करते पूछ लियो कि क्या प्लान चल रहा है और आगे क्या करना है। अब जब भी कोई नया राजा बनता है, बेशक दुश्मन ही क्यों ना हो, तो दूसरा राजा उसको बधाई भेजता है, और पुराने जमाने में मतलब कुछ गहने और कुछ सर्पियां ये कुछ भेजते थे, मतलब घोड़े हाथी कुछ दान में देते थे कि आप राजा बने। तो कोर्ची अकबर की तरफ से आता है कि मतलब अकबर ने अपने तय दिल से हृदय की अंतिम मतलब गहराइयों से आपको राजा बनने की बधाई दी है। तो कृपया करके हमारे बुके को स्वीकार कीजिए। तो महाराणा प्रताप मतलब कि राजा से भी मिलता है, महाराणा प्रताप कोर्ची से मिलते हैं, वो राजा से मिलता है, महाराणा प्रताप बोलता कोर्ची जी को, कोर्ची जी आप आराम करो, थोड़ा बहुत बैठो, चाय कॉफी पीजिए, चाय कॉफी जैसे भी जलपान उसकी सेवा पानी अच्छे की। लेकिन जब कोर्ची बताते हैं, महाराणा प्रताप के सामने बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप से पूछते हैं आपके पिताजी उदय सिंह ने तो अकबर के दीनता स्वीकार नहीं की, तो आपका क्या प्लान है? तो फिर कोर्ची पूछता है अब क्या चल रहा है और आगे अभी क्या प्लान है। तो फिर महाराणा प्रताप कहते हैं सेम जैसा रेडी कर रहे थे वैसा बिल्कुल एज इट इज सेम। तो कोर्ची पूछते हैं थोड़ा कुछ स्लाइटली कुछ नॉर्मल थोड़ा सा, वो उसने बोला नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सेम डैडी जैसा। और फिर कोर्ची कहता है को कुछ निकट भविष्य में कीजिए, नहीं मैं तो वैसा ही करूंगा। अब कोर्ची डिटेल में पूछता है, महाराणा प्रताप से आपका अगला प्लान क्या है। तो यहाँ महाराणा प्रताप की सभी स्वाभिमानता झलकती है। तो महाराणा प्रताप ने यहाँ क्लियर बोल दिया, बोला जी सेम जैसा डैडी कर रहे थे। बोले डैडी, उसको पता ही था कि डैडी ने कभी अधिकार मतलब उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर ने, मतलब सेम। बोला कोई थोड़ा बहुत चेंज किसी साइड में? बोला नहीं कोई चेंज नहीं। तो कोर्ची जी का सत्कार आदर सत्कार बहुत ही अच्छा किया था। मतलब हमारे सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात यह है, चाहे दुश्मन का कोई भी आदमी आ जाए। अब मैं पीछे की बैक हिस्ट्री में जाता हूँ तो पृथ्वीराज चौहान ने मतलब गौरी को छोड़ दिया था, हालांकि फिर गौरी ने पृथ्वीराज को नहीं छोड़ा था, मतलब बंदी बना लिया था। लेकिन हमारे घर में आए हुए अगर उसने अपनी हार मान ली, गलती मान ली, तो उसको छोड़ दिया जाता। तो कोर्ची को यहाँ महाराणा प्रताप ने क्लियर बोलते हैं, कोर्ची जी आपको जितने दिन रहना उतने दिन रहो, और आपकी किसी खातिरदारी में कमी रहे तो मेरे को बता देना, लेकिन युद्ध के बारे में अकबर को जाके बोल दो हमारी तैयारी है शुरू है और आप अपनी भी तैयारी शुरू कर दो। अब कोर्ची ने जाके मतलब अकबर के दरबार में मना कर दिया। तो उसके बाद अकबर इशारा करते हैं मतलब मानसिंह की ओर, और मानसिंह से पूछते हैं मानसिंह आपको आमेर जाए हुए कितने दिन हो गए। तो मानसिंह कहता साहब बहुत ज़्यादा दिन हो गए। तो यहाँ पर अकबर बोलता है, बोलो आपको आमेर जाना बट उदयपुर होके जाना है, मतलब उदयपुर होके जाना मतलब प्रताप से मिलके जाना है। कोई बात नहीं, मानसिंह अब उदयपुर जाता है। उदयपुर जाता है। तो हमारे यहाँ वैसे बेसिकली ये रिवाज होती है, तो हमें प्रोग्राम करना तो हमें पहले जाना होता है, ठीक है। और ये जून में 1572 के जून में आया है, 1572 ईस्वी में जून में आया है। बताओ। तो महाराणा प्रताप के जो सबसे बड़े बेटे थे अमर सिंह, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था अमर सिंह के बारे में, तो सबसे बड़े बेटे थे और उनकी संतान थी 17, उनमें से सबसे बड़े थे अमर सिंह। तो राजकुमार आया था, राजकुमार से ही मिलेगा। तो अब अमर सिंह को भेजा, बोला बात कर क्या मान सिंह से।
अब ये जो अमर सिंह है ना, ये थोड़ा बदमाश टाइप का राजकुमार है। मान सिंह और ये हो गया अमर सिंह। तो उस दिन डिनर का प्रोग्राम था, तो क्या होता है, पहले मतलब जिसको प्रोग्राम करना होता है वो पहले आता है, और जो प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है वो बाद में आता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा, जो प्रोग्राम में इनवाइट किया, मान सिंह को इनवाइट किया था, वो पहले आ गया और अमर सिंह बाद में आया। तो नौकर चाकरों से पूछता है कि तुम्हारा राजा का, उन्होंने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, अभी आ ही रहे हैं। तो अमर सिंह डोलता डोलता आता है, अमर सिंह और नमस्कार कहता है, और सुनो, मान सिंह यहाँ पर पहले पहुंच जाता है और अमर सिंह बाद में पूछता है। हिस्ट्री थोड़ा सा स्लाइटली देखना अभी क्या होगा। अब अमर सिंह आते ही पहले ही वाईफाई चरण स्पर्श करता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, वाईफाई चरण स्पर्श करता है। और मान सिंह आग बबूला हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे राजा का है। उन्होंने बोला मेरे राजा के तो पेट में, मेरे पिता के तो पेट में दर्द हो रहा है। तो मान सिंह कहता है तेरा और तेरे पिता का मैं पेट में दर्द युद्ध के मैदान में ठीक करूंगा। अब मान सिंह मतलब जो बार बार अमर सिंह पूछता है, और मान सिंह अमर सिंह से पूछता है, बार बार अमर सिंह उसका मतलब जवाब देता है, मतलब हंसी खुशी से। और अमर सिंह को यहाँ ना मतलब राजस्थान में बोछड़ा बोलते हैं, मतलब जो बदमाश टाइप का आदमी होता है उसको बोछड़ा बोलते हैं, और यहाँ में बोलते हैं अड़बादी टापर है। जिस तरह मतलब बोलते हैं कि ये अड़बादी टापर है, ठीक है, बदमाशी से बोल रहे हैं, गुंडे टाइप को। तो अमर सिंह का यहाँ मतलब गुंडे टाइप का लड़का था, ठीक है। वो बोलते पैर पटकते हुए ऐसे मान सिंह जाने लगता है। तो कहता है अमर सिंह, अंकल 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 एक बात सुन के तो जाना। तो वो अभी आपने क्या बोला था कि मेरा और मेरे पापा का पेट में दर्द कहाँ पे ठीक करोगे? तो मान सिंह कहता है युद्ध के मैदान में ठीक करूंगा मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा का पेट ठीक। तो अमर सिंह कहता है जब युद्ध में आओ ना तो अपने फूफा जी को भी साथ में लेके आना। अब फूफा जी को क्यों? क्योंकि मान सिंह की बुआ की शादी किससे हो रही? अकबर की। यहाँ पर मतलब कटाक्ष कर देता अमर सिंह जी, बोले फूफा जी को भी साथ लेके आना। और बीच में फिर वो फिर से जाने लगता है। तो फिर एक बार अमर सिंह फिर से कहता है अंकल 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 एक और बात सुन के जाना। तो हमारे यहाँ एक जगह है मतलब पाली में है सोजत, बोले तो बोले वहाँ पर है ना, वहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, बोले तो वहाँ पर GI टैग मिला हुआ है, बोले तो फिर बोले बुआ जी के लिए ले जाना। मतलब ये भी फिर दोबारा कटाक्ष कर देता है अमर सिंह, बोले अपनी बुआ के लिए ना पाली में जो सोजत नाम की जगह है वहाँ की मेहंदी ले जाना। तो अमर सिंह यहाँ से है ना खूब थालियां फेंक देता है वहां से, और पैर पीटते हुए मान सिंह पैर पीटते हुए अकबर के दरबार में चला जाता है। और अकबर को जाते ही बोलता है मेरे को अभी सेना दो, मैं उन बाप बेटों को बताता हूँ। एक जनरल शिष्टाचार के अकॉर्डिंग अगर राजा आता है तो उससे राजा मिलता है, राजा का बेटा आता है तो उसका राजा का बेटा मिलता है, अगर मंत्री आता है तो मंत्री मिलता है। अब मान सिंह अकबर के दरबार में चला जाता है और ये बोलता है अभी मेरे को सेना दो और मैं उनके ऊपर चढ़ाई करूंगा। अकबर सूझबूझ वाला राजा था। अकबर बोला रुको एक बार, और अकबर अपने दरबार में बोलता है, दरबार में कहता है कि इसको थोड़ा सा बिठाओ, थोड़े माउंटेन ड्यू वगैरह पिलाओ। लेकिन पहले अकबर पूछता है तो फिर मान सिंह कहता है कि अकबर बोलता है कि राजा से मिले? उन्होंने कहा नहीं। तो उसने वो क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो रखे हो? तो फिर मान सिंह कहता है कि वो बोला राजकुमार आता है तो राजकुमार मिलता है। तो अकबर ने कहा ये बात तो भाई सही है। तो उसने कहा ठीक है अमर सिंह आया मिलने का। उसने क्या कहा? तो उसने कहा बस पूछो मत क्या कहा, मुझे तो बस सेना दे दो। तो फिर अमर सिंह समझ जाता है और कहता है कि दरबार के लोगों को कि इसको थोड़ा बिठाओ, चाय पानी पिलाओ, माउंटेन ड्यू वगैरह पिलाओ, इसको थोड़ा शांत करो। अब अकबर यहाँ बोलता है मतलब मान सिंह का गुस्सा ठंडा करो, अपने दरबारियों बोलता है माउंटेन ड्यू वगैरह मतलब राबड़ी जो भी उस टाइम की रही होगी, बोले इसको पिलाओ, इसको ठंडा करो। तो अब अकबर इशारा करता भगवंत मान की तरफ। तो भगवंत दास जी कहते हैं हाँ ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मुझे जाना है, मैं चला जाऊंगा। तो मान सिंह आया था जून के महीने में, कुछ तो गर्मी और कुछ उसका बेइज्जती हो गई, तो वो गर्मी में लहूलुहान होता हुआ मतलब दिल्ली को चला जाता है। अब भगवंत दास जी जाते हैं सितंबर के, और भगवंत दास जी आते हैं सितंबर के आसपास। भगवंत दास जी आके मिलते हैं अकबर मतलब महाराणा प्रताप से, क्योंकि राजा थे वो जयपुर के, तो राजा मिलेगा, तो वो राजा से मिलते हैं महाराणा प्रताप से।
अब यहाँ पर जैसे भगवंत दास जी आते हैं, भगवंत दास का आदर सत्कार अच्छा करते हैं महाराणा प्रताप जी, मैं डिटेल में पूरे बताता हूँ। और भगवंत दास जी कहते हैं देखो प्रताप, युद्ध में कोई फायदा नहीं, अकबर एक बहुत बड़ा राजा है, उसने पूरे भारत पे कब्जा कर रखा है। तो महाराणा प्रताप यहाँ पर स्वाभिमान की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप बोलते हैं देखो भगवंत दास जी, मैं अकबर के झंडे के नीचे आज युद्ध करूं ना कल युद्ध करूं, अगर आप मुगलों के खिलाफ युद्ध करते हो तो आपके झंडे के नीचे मैं युद्ध करूंगा मुगलों के खिलाफ, ठीक है। तो दूसरी बात भगवंत दास जी बोलते हैं देखो प्रताप, यहाँ युद्ध करने कोई फायदा नहीं, राज्य के पास अपार धन है, अपार सेना है, मतलब पूरे भारत से उसकी सेना में भर्ती होते हैं। और वहाँ पर मतलब जो राणा सांगा थे वो भगवंत मान जी कहते हैं कि सांगा को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा था अकबर के दादा के खिलाफ, जब युद्ध कर रहे थे बाबर और सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, तो मतलब आमेर का जो राजा था पृथ्वीराज, तो वो शहीद हो गया था। तो अब फिर भगवंत दास जी कहते हैं कि भगवंत दास जी मैं मतलब प्रताप जी मैं ऐसा कोई मतलब हानि नहीं पहुंचाना चाहता, तो फिर भी आप देख लो अकबर बहुत बड़ा राजा है, हम आमेर वालों ने संधि कर ली है अकबर के साथ, तो उसके आगे आपकी पार तो बसाएगी नहीं। तो ये बात मान के मतलब महाराणा प्रताप जी बोलते हैं आपकी कोई खातिरदारी करनी हो, आपको जितने दिन रुकना हो रुक जाइएगा, और बट अकबर को जाते ही कह देना हमने युद्ध की तैयारी कर रखी, आप भी युद्ध की तैयारी कर लो। मतलब उसने क्लियर बना कर दिया यहाँ पर कि हम मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। चीज का नेक्स्ट, तो अगले मतलब कि अपने अगले उसको भेजता है दूत को, टोडरमल जी को भेजते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, वन मोर ट्राई, एक और ट्राई लेते हैं। अकबर बोलता है वन मोर ट्राई, मतलब फिर अकबर है ना टोडरमल जी को भेजते हैं, आपसे पार तो पड़ेगी नहीं, और सिर्फ युद्ध के लिए बहादुरी और वो नहीं चाहिए होती, मतलब कि शक्ति और बहादुरी नहीं चाहिए होती और दिमाग नहीं चाहिए होता, उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। धन कहाँ से लाओगे, आपके पास सैनिक भी नहीं है ज्यादा, हाथी भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है ज्यादा। अब टोडरमल जी ने ये बात बोल दी है कि आपके पास मतलब युद्ध में अकेली बहादुरी नहीं चाहिए, युद्ध में सैनिक भी चाहिए, हथियार भी चाहिए और धन भी चाहिए। तो महाराणा प्रताप ने फिर स्वाभिमान की बात कर दी है। महाराणा प्रताप क्या बोलते हैं कि मेवाड़ के भामाशाह अभी मरे नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लो, भारत कितना भी पैसे वाला हो जाए, मेवाड़ मतलब जो राजस्थान है वो पैसे में आज भी सबसे ऊपर है, मतलब मेवाड़ में अभी धन बहुत है, मेवाड़ में धन मैं अपने आप ले आऊंगा, हमें उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बात क्लियर बोल देते हैं टोडरमल जी को, आपको जितने दिन रहना मेवाड़ में उतने दिन रहिए, और कोई खातिरदारी में कमी रहे तो मेरे को बता देना। तो यहाँ पर टोडरमल जी मतलब मेवाड़ के मंत्रियों से और इन सब से मिलता है मतलब, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने मना कर दिया यहाँ पर, और टोडरमल जी चले जाते हैं और अकबर के दरबार में ये बोल देते हैं उन्होंने संधि करने से मना कर दिया है और बोल दिया युद्ध की तैयारी करो, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम हल्दी घाटी की, घाटी के युद्ध की, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी का युद्ध पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, दर्रा है एक हल्दी घाटी, ये जैसे गोगुंदा की पहाड़ी है, और ये खमनोर की, ठीक है, और इसके बीच का जो पार्ट है ना ये है हल्दी घाटी। तो इस युद्ध में कौन कौन आया हम बात करते हैं इस युद्ध में। तो इस युद्ध में अकबर की तरफ से कौन आया, मान सिंह, आसफ खां, और दूसरा आसफ खान, ठीक है। अब यहां पर कौन है, कृष्णदास हाँ सलूमर के सामंत, तो कृष्णदास सलूमर। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया, राम साहब तोमर,
नाम ही शूर नहीं, लेकिन बंदे का काम भी शूर जैसा ही था। अफगान सेना से आया था और वो बोले कि मेरे को सबसे पहले नंबर पे खड़ा कर दो, मेरे को कृष्णदास चुंडावत के साथ ही खड़ा कर दो। महाराणा प्रताप से उन्होंने बोली और उन्होंने हाकिम खासूर को खड़ा कर दिया। और चौथे नंबर पे कौन था? भीलों की सेना, राणा पुंजा। भीलों की सेना लेके आए थे। मतलब अगर कोई मुगलों के खिलाफ लड़ता हुआ दिख जाता है तो वहां पर अफगान बिल्कुल तैयार रहते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सलूम्बर के सामंत कौन है? जो मेवाड़ के राजा का राज्याभिषेक भी करते हैं। तो ये इनको तो आना ही आना होता है, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ली हुई है। और रामशाह तोमर जो राजा है, और इसके बेटे रामशाह तोमर के बेटे की शादी महाराणा प्रताप की बहन से हो रखी है, ठीक है। और दूसरा हाकिम खासूर अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। हाकिम खासूर का नाम ही शूर नहीं है, हाकिम खासूर का काम भी शुरू वाला था। हाकिम खासूर यहाँ पर कृष्णदास चुंडावत कहाँ से? सनूमर से। तो हाकिम खासूर बोलते हैं कि कृष्णदास चुंडावत के साथ ये मेरे को खड़ा कर दो, मतलब ठीक है, इसके साथ ही खड़ा कर दो, और सबसे आगे मैं ही खड़ा हूँगा, मैं बताता हूँ मुगलों को कैसे युद्ध जीतते हैं। राणा पुंजा, भीलों की सेना को जो लेके आया वो कौन था? राणा पुंजा। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। कृष्णदास चुंडावत किसकी सेना को लेकर आए? सलूम्बर की सेना। रामशाह तोमर ग्वालियर से आए थे। तो ग्वालियर से आए थे। दूसरी बात, रामशाह तोमर है ना, रामशाह तोमर ग्वालियर में मतलब अकबर से हारे हुए थे, मतलब अकबर ने इनके ऊपर भी आक्रमण किया था। तो प्रताप ये योजना बनाता, जो राजा हारे हुए हैं उनका एक संगठन बनाया जाए और अकबर के खिलाफ लड़ा जाए, वो भी होगा। दूसरा, रामशाह तोमर राणा प्रताप के रिश्तेदार भी है। हाकिम खासूर, जब भी मुगलों का कोई मतलब युद्ध होता है तो अफगान उसका खिलाफ लड़ते हैं। अब यहाँ एरिया भीलों का है, मतलब मेवाड़ में भील ज्यादा रहते हैं। तो जो भीलों की सेना लेके आया वो कौन था? राणा पुंजा था। मैं आपको थोड़ा सा बैक में चलता हूँ। अब खानवा के युद्ध में अकबर और बाबर के बीच में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। तो एक सिस्टम चला हुआ, मतलब अगर राणा सांगा जब हाथी से नीचे गिर गया था तो वहां पे सलूम्बर का कौन था? सलूम्बर का सामंत कौन आया था युद्ध करने के लिए? सलूम्बर का सामंत कौन चढ़ा था हाथी के ऊपर राणा सांगा की जगह? वहां पर अज्जा चढ़ा था। सामंत कौन था? अज्जा। और यहाँ पर जब महाराणा प्रताप हार जाते हैं, युद्ध से बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ कौन है? झाला मानसिंह या झाला बीदा। झाला मानसिंह या इसका कहीं कहीं नाम पे आता झाला बीदा। अब उसके जैसे महाराणा प्रताप भाग गए, यहाँ पर वो राणा सांगा भाग गए, तो वहां पर सलूम्बर का। तो यहाँ पर जब राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध था तो कौन आया था? मतलब यहाँ पर जब सांगा हाथी से गिर गया था, एक पैर कट गया था, एक हाथ कट गया था, आंख कट गया था। लेकिन इस युद्ध में और बाबर और सांगा के युद्ध में सांगा क्यों हार गया था? मतलब उस पीछे की जो सेना थी उसको ये नहीं पता चला था। हाथी पे गिरते हुए तो देख लिया था उन्होंने, बट उनको ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि राणा सांगा अभी जिंदा है। तो सेना ने, जिस सेना का अगर सेनापति या राजा मर गया तो उस देश की सेना, मतलब उस राजा की सेना युद्ध नहीं करती थी, वो सेना उसके बैक चली जाती थी, बाहर हो जाती थी युद्ध से। क्योंकि जिस राजा के पीछे जाती थी सेना, उस राजा, अगर वो राजा मर गया तो सेना लड़ाई नहीं लड़ेगी। और इस युद्ध में सांगा क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पर बाबर ने यहाँ पर उसने तोपों का यूज किया था, जबकि भारत में उससे पहले किसी भी लड़ाई में तोपों का यूज नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर सांगा आ रहा था। अब यहाँ पर जब चेतक के पैर कट जाते हैं, चेतक के पैर कट जाने के बाद जब मानसिंह से लड़ते हुए चेतक के पैर कट जाते हैं, उसके हाथी के सूंड में कुछ तलवार लगाई होती जिससे चेतक के पैर कट जाते हैं। तो अब यहाँ पर कौन आया था? तो कृष्ण का सलूम्बर का सामंत आएगा, मतलब उसको चेंज करने के लिए प्रताप की जगह पे। तो यहाँ पर कौन आया था? झाला मानसिंह या झाला बीता आया था। यहाँ पर कौन आया था? झाला अज्जा आया था बाबर और सांगा की लड़ाई में।
तो यहाँ पर जालापिता आ जाता है प्रताप की जगह पे। चलो ठीक है, यहाँ पर मानसिंह और यहाँ पर आसम खां। यहाँ पर एक था, जब ये लड़ाई हुई तो लड़ाई का जो पहला यहाँ पर इतिहासकार हुआ था बदायूनी, अकबर का बदायूनी। तो बदायूनी लिखता है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना जबरदस्त था कि हमें बनास नदी के किनारे भागना पड़ा था। तो अब मैं वो डिटेल में बताऊंगा आपको। तो अकबर की तरफ से युद्ध किसने लड़ा? मानसिंह और आसफ खान ने। यहाँ पर कौन आए थे? कृष्णदास चुंडावत, सलूमर के सामंत है, राम साहब तोमर ग्वालियर के राजा हैं, और जिसने अकबर ने उनको हरा दिया था। हाकिम का सूर अफगानों की सेना को लेके आए थे, क्योंकि मुगलों के खिलाफ अफगानों ने हमेशा ही युद्ध किया। राणा प्रताप भिल्लो की सेना लेके आए थे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। बदायूनी लिखता है कि आगे मैं बात करूंगा बनास नदी, बनास नदी जो कि इस पहाड़ियों से निकलती, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, और कुछ लोग उसको बनास्पति भी बोलते हैं, बनास्पति नदी। तो बदायूनी लिखता है मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना जबरदस्त था, हम बनास नदी के किनारे किनारे 16 किलोमीटर तक पीछे भाग गए। 16 किलोमीटर जब सेना पीछे भाग रही है तो वहां एक सेनापति था मियत्तर खान, अकबर की सेना में। कौन? मियत्तर खान। मियत्तर खान सेनापति था। तो यहाँ गोगुंदा होती है, यहाँ खमनोर की पहाड़ी होती है। तो मियत्तर खान इतना 16 किलोमीटर तक पीछे भाग गए थे अकबर की सेना, ठीक है। यहाँ पर फिर मियत्तर खान देखता है कि सेना तो वापस भाग रही है, तो मियत्तर खान इसको देख के अकबर तो वैसे भी सूद देगा, हम वैसे जाएंगे बिना लड़ाई किए। तो मियत्तर खान जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि अकबर अजमेर तक आया हुआ है, अकबर और सेना लेके आ रहा है। तो थोड़ा सा साहस होता है सेना में, और वो लड़ाई शुरू कर देती है, लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब जब 16 किलोमीटर तक भागे हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर प्लेन जगह आ जाती है। यहाँ अकबर की सेना होती है, यहाँ मतलब महाराणा प्रताप की सेना होती है। भयंकर युद्ध होता है, यहाँ पर जबरदस्त युद्ध होता है, भयंकर मारकाट होती है। अब यहाँ पर बहलोल खान की भी बात आती है। बहलोल खान अकबर का जबरदस्त सेनापति था। बहलोल खान भी युद्ध में आया हुआ बताते हैं कि बहलोल खान इतना खुखार आदमी था, मतलब 7.5 फुट का था, और 130 किलो के करीब का वजन बताते हैं मतलब इतिहासकार। तो इतना खुखार था कि वो जिंदे बच्चों को भी खा जाता था। तो इतना अष्टपुष्ट आज तक उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा था बहलोल खान ने। अब चेतक इतना जबरदस्त युद्ध में निपुण घोड़ा था। महाराणा प्रताप बहलोल खान की तरफ अपने चेतक को रवाना कर देते हैं, और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने बहलोल खान से 5-7 मिनट तो ऐसे नॉर्मल लड़ाई की, मतलब खेल कूद वाली लड़ाई की। और महाराणा प्रताप ने चेतक के मतलब पीठ पे पैर रखे और बहलोल खान को तलवार से और घोड़े समेत बीच में से काट दिया था, ऐसा बताया जाता है। इतिहासकार बताते हैं मतलब घोड़े समेत कौन सेनापति काट दिया गया था महाराणा प्रताप के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, तो बहलोल खान काट दिया गया था, ठीक है। अब इस युद्ध में महाराणा प्रताप देखता है मानसिंह सेनापति बन के आया हुआ था, इंडिपेंडेंट सेनापति बन के आया था, क्योंकि अकबर तो आया नहीं था इस युद्ध में। अकबर को तो डर लगता था महाराणा प्रताप से, अकबर को डर लगता था, मानसिंह आया हुआ था। तो महाराणा प्रताप देखता मानसिंह ऑर्डर दे रहा सेना को, ऐसे करो वैसे करो, ये कर रहा हाथी पे बैठा हुआ। तो महाराणा प्रताप को आ जाता है गुस्सा, तो अपने चेतक घोड़े को मतलब कि हाथी की तरफ भेजता है। और यहाँ पर दूसरी बात इतिहासकार ये लिखते हैं कि चेतक के मुंह पे ना हाथी का सूंड लगाए रखता है महाराणा प्रताप। क्यों लगाए रखता है? कि हाथी पे कम वार करता है, ऐसी धारणाएं हैं, मतलब कि वो हाथी समझ के उस पर अटैक नहीं करेगा, इसलिए उसको सूंड लगाए रखते। तो चेतक जैसे ही मानसिंह के घोड़े मानसिंह हाथी पर बैठा हुआ था, हाथी का नाम था मर्दाना। मर्दाना में बैठे हुए ऑर्डर दे रहा था, ऐसे करो ऐसे करो। अब महाराणा प्रताप को आता गुस्सा, और वो चेतक और महाराणा प्रताप चेतक को ऑर्डर देता है, उस साइड से कमान दे देता है। और जैसे ही चेतक
उसके मानसिंह के हाथी के पास जाता तो चेतक ने अपने आगे वाले पैर हाथी के सूंड पे रख देता है, मर्दाना के सूंड पे रख देता है। और मानसिंह ने पहले से ही उसमें तलवार लगाई रखी है, चाकू या तलवार लगाई रखी तलवार, और उससे चेतक के अगले खुर कट जाते हैं। ऐसा इतिहासकार बताते हैं। चेतक नीचे उतर जाता है, जैसे ही महाराणा प्रताप भाला मारता है तो वो ओहदे में बैठ जाता है, मानसिंह को लगता नहीं है। जब महाराणा प्रताप देखता है कि चेतक चल नहीं रहा, उसको देखता है तो उसके पैर कटे हुए हैं, तो जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप चेतक को बाहर निकालता, क्योंकि मरने वाला ही था चेतक तो उस टाइम, इतना गंभीर चोट लगी थी, खून निकल गया था। तो जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप चेतक को बाहर निकालते थे, और जितने वो बाहर निकालते इतने चेतक की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मतलब चेतक बाहर निकलता है, मरने कंडीशन में तो वही हो जाता है। अब यहाँ पर कौन जाता है, सलूमर का सामंत कौन जाता है, मानसिंह, झालाबीदा या झालामान भी बोलते हैं, झालामान जाता है उसकी जगह, झालामान या झालाबीदा। जैसे ही सूंड कट जाते हैं, वो पैर कट जाते हैं आगे के, तो वहां से चेतक को महाराणा प्रताप, मतलब महाराणा प्रताप खुद भी घायल था, क्योंकि मानसिंह के चारों तरफ मतलब टुकड़ियां लगाई हुई थी, भयंकर तरह की टुकड़ियां, फिर भी मतलब महाराणा प्रताप वहां पर पहुंच जाता है और उससे युद्ध करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर झालाबीदा चला जाता है उसका जगह लेने के लिए, उसका मतलब सारा सामान पहन के, युद्ध का सामान पहन के झालाबीदा महाराणा प्रताप की जगह। कोई बात नहीं, यहाँ से जब चेतक आगे निकलता है तो चेतक को एक दर्रा क्रॉस करना पड़ता है। कुछ इतिहासकार उसको 26 फुट का बताते हैं, कुछ 22 फुट का, कुछ 30 फुट का। तो उस दर्रे के ऊपर से कूद के उसने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, और वह जान बचाने के लिए वो चेतक की वहां समाधि बनी हुई है, वो स्थान कौन सा, बलीचा। चेतक की समाधि कहीं बनी हुई है, बलीचा। यहाँ पर चेतक ने ले जाके एक टेढ़ा इमली का पेड़ है, उसके नीचे उसने अपना दम तोड़ दिया था। इमली का पेड़, इमली के पेड़ के नीचे। मतलब उसने अपने सांस छोड़ दिए थे। और महाराणा प्रताप जिंदगी में कभी नहीं रोए थे जिस दिन चेतक की, मतलब उस युद्ध में चेतक की मृत्यु पर जितने महाराणा प्रताप रोए थे। उस टाइम महाराणा प्रताप की भी हालत बड़ी खस्ता थी। वहां से भील प्रजाति के लोग महाराणा प्रताप को पहाड़ों में ले जाते हैं। तो अब इसमें युद्ध में बदायूं ने क्या लिखते हैं, बदायूं लिखते हैं कि युद्ध इतना भीषण हुआ था, और युद्ध 5 या 6 घंटे का ही हुआ था, इससे ज्यादा का युद्ध नहीं हुआ था। बदायूं लिखते हैं कि रात को सैनिक गोगुंदा की पहाड़ियों के पास रुकते हैं, और गोगुंदा की पहाड़ियों के पास रुकने से पहले सैनिक अपने चारों तरफ दीवार चुनते हैं, कभी रात को प्रताप के सैनिक मार ना दे। ठीक है, उसके बाद पूरी रात पहरेदारी रही, जैसे तैसे करके सुबह होता है। और बदायूं लिखते हैं कि गोगुंदा से अजमेर तक का सफर भगवान का नाम लेके तय किया गया, क्योंकि एक तो जून की तपती गर्मी, और वो पहाड़ों का रास्ता, और पानी की किल्लत उस एरिया में। और जब भी मतलब अकबर के सैनिक जाते थे, उनके साथ अस्त्र शस्त्रों वाले, युद्ध वाले, मतलब खाद्य सामग्री वाले गधे घोड़े जो पीछे चलते, घुड़सवार तो आगे चल जाते हैं। और जब भील उनको आ जाते हैं, उनको लूट के ले जाते हैं। इवन कि यहाँ तक कि आटा और नमक मिर्च हल्दी भी छीन ले गए थे। और किसी गांव में अगर पानी के लिए जाते हैं तो ये अकबर के सैनिक उनको गांव वाले मार के भगा देते हैं। इतनी बुरी हालत है। जैसे ही अजमेर पहुंचते हैं तो अकबर पूछता है मानसिंह के शहर अशफाक खान से कि महाराणा प्रताप को ले आए, बोले नहीं। तो बोले हराए, बोले नहीं। तो बोले बंदी बनाया, बोले तो नहीं। तो आपने क्या सोचा था कि मैं खुश होऊंगा। अब अकबर अपना पहला सेनापति भेजता शाहबाज खान। तो शाहबाज खान 3 बार अटैक करता है, कहां पर, उम्बरगढ़ पे 3 बार अटैक करता है। तो 3 बार के अटैक में एक बार वो सक्सेस हो जाता है, उम्बरगढ़ के किले में अपना अधिकार जमा लेता है। लेकिन उसके 15 दिन बाद ही
प्रताप दोबारा अटैक कर देता है। प्रताप दोबारा अटैक कर देता है, अपना किला वापस ले लेता है। जैसे ही वापस लेता है तो वापस ऐसे लेता है, मतलब शाहबाज खान ये मान लेता है कि अब तो मेरे कुंभलगढ़ के किले पे अधिकारी हो गया, तो अब मेरे को कोई चिंता वाली बात है। लेकिन 15 दिन के भीतर ही महाराणा प्रताप दोबारा अटैक कर देता है, उस किले को छीन लेता है। फिर अकबर शाहबाज खान को वापस बुला लेता है और पंजाब का सेनापति बना के भेज देता है। फिर अगला सेनापति भेजते हैं जिनका नाम है अब्दुल रहीम, शेरपुर से। अब अब्दुल रहीम को भेजता है। अब्दुल रहीम उदयपुर के पास है शेरपुर। उदयपुर के पास है शेरपुर। तो शेरपुर एक जगह है, वहां पर अपने डेरे जमा लेता है। जब भी कोई सेनापति या सेना जाती है तो राजा उनको अपने फैमिली को साथ ले जाने बोल देता है, क्योंकि 2-3 साल के लिए वो रहते हैं। वैसे अब्दुल रहीम बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब्दुल रहीम बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे कवि और कृष्ण के बड़े भगत थे। तो अब्दुल रहीम का मेवाड़ वालों के प्रति अच्छा बर्ताव रहा था, क्यों वो अब्दुल रहीम का मानना था जब कोई संधि करना चाहता ही नहीं तो क्यों संधि करना, उससे क्यों लड़ाई करनी। वो किसी भी हालत से ही संधि नहीं करना चाहता तो उससे क्यों वो करना चाहिए। तो ठीक है, तो अब्दुल रहीम मेवाड़ पे कोई भी अटैक नहीं करता। अपने जितने दिन सेनापति रहा अब्दुल रहीम मेवाड़ में, तो कोई भी अटैक नहीं करता। अब ये बात महाराणा प्रताप को चली, अगर बोले मुगलों की तरफ से कोई अटैक नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। तो कोई बताता है मतलब प्रताप का कोई सेनापति बताता है कि आजकल अब्दुल रहीम आए हैं, अब्दुल रहीम मतलब हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे। तो ठीक बोला, ठीक है, तो हमें भी नहीं करना। तो महाराणा प्रताप इस चीज़ का फायदा उठाते और अपने सेनाओं और सैनिकों बोलते हैं अब मैदान से मतलब अनाज और युद्ध की सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दे। अब ये बात तो महाराणा प्रताप को पता चल जाती है कि अब्दुल रहीम जी आए हुए हैं और सेनापति हैं। तो फिर महाराणा प्रताप कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब्दुल रहीम जी अटैक नहीं कर रहे, लेकिन कोई दूसरा सेनापति आएगा तो वो जरूर अटैक करेगा, तो इसलिए हमारी युद्ध की तैयारी जारी रखी जाए। ठीक है, तो अब्दुल रहीम ने एक भी अटैक नहीं किया प्रताप के ऊपर। ठीक है, अब्दुल रहीम अपना सुबह शाम शिकार खेलने जाते और अकबर के पास मैसेज भेजते, आज महाराणा प्रताप पकड़ते पकड़ते भाग गया, मतलब ऐसा मैसेज भेज देते। और अब्दुल रहीम ने कोई अटैक नहीं किया। अब्दुल रहीम, दूसरी बात ये भी है, अगर मुगलों के किसी सेनापति का नाम आता तो अब्दुल रहीम का टॉप 10 में जरूर नाम आता है। और दूसरा, अब्दुल रहीम कृष्ण के अच्छे भगत भी रहे, ठीक है, और वीर योद्धा भी रहे। ठीक है, एक दिन महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह घूमता घूमता वहीं चला जाता शेरपुर के पास और देखता कि अब्दुल रहीम के कैंप में तो कोई भी नहीं है। तो महाराणा प्रताप आवाज लगाता रहीम जी, बट अंदर से कोई आवाज नहीं आती। लेडीज बोलते हैं रहीम जी तो नहीं है। ठीक है, तो बोला और कोई आदमी हो, मतलब यहाँ पर एक स्वाभिमान वाली भी बात देखना कि अमर सिंह लेडीजों से बात कर रहे हैं, मतलब महिलाओं से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कोई अंदर है या नहीं। तो फिर भी वो कहते कोई और आदमी हो, मतलब यहाँ भी ये भी दर्शाता है उनका व्यवहार कितना अच्छा था कि वो आदमी से ही बात करना चाह रहे थे। लेकिन अंदर से लेडीज ही बात करती है कि रहीम जी भी नहीं है और भी कोई आदमी नहीं है। तो ठीक है, फिर अमर सिंह अपना पलड़ा चेंज कर देता है यहाँ पर। तो अमर सिंह सभी लेडीजों को बंदी बनाते हैं, फॉलो मी, कि मेरे को फॉलो करो, मेरे पीछे चलो। सभी को बंदी बना लेता है। वो बुरके में रोती लगती आ रही हैं। तो आगे अपने कैंप के सामने महाराणा प्रताप दिखते हैं और महाराणा प्रताप को अमर सिंह कहते हैं। तो महाराणा प्रताप पूछते हैं कि ये तुम किसको ले आए। तो फिर अमर सिंह कहता साइड हो जाओ पापा, साइड हो जाओ डैडी। तो ये बात बोलते कि साइड हो जाओ, मैं देखूंगा। बोले ये कौन है? बोले ये रहीम के कैंप से लाया हूँ। तो महाराणा प्रताप उन लेडीजों से माफी मांगते। महाराणा प्रताप का दूसरा ये भी सिस्टम था कि वो युद्ध में महिलाओं और बच्चों को बंदी नहीं बनाते थे। जो भी होगा वो सामने से बाहर होगा और जो रिजल्ट होगा देख लिया जाएगा। और अमर सिंह से भी सॉरी बुलवाया। उन महिलाओं को अमर सिंह से भी सॉरी मंगवाया और खुद भी हाथ जोड़ के उनसे सॉरी मांगा और अपने कैंप में खाना वाना खिलाया और एक पैरी के साथ, मतलब सेफ्टी के साथ उनके कैंप में दोबारा वापस भेज दिया।
लेडीजों को। और उसमें साथ में एक पत्र भी लिखा रहीम जी को कि रहीम जी मैं माफ़ी मांगता हूँ मेरे बेटे की तरफ से, और मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ऐसा बर्ताव नहीं होगा। तो रहीम जी अब अपने कमरे में बैठे हुए थे, तब तक वो महिलाएं आ जाती हैं, और तब महिलाएं कहती हैं भगवान ऐसा बेटा सभी माओं को दे, मतलब ऐसा पुत्र सभी माओं को दे। क्यों क्यों फिर बताती, बोले क्या हुआ, तो बोले अपने कैंप में ही रहा करो। रहीम जी को बोलती है अपने कैंप में ही रहा करो, आज तो अमर सिंह उठा ले गया था, वो तो भला हो महाराणा प्रताप का हमें वापिस कर दिया। तो अब्दुल रहीम जब महाराणा प्रताप का वो पत्र पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, तो आंसू आ जाता है, तो अब्दुल रहीम जी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो लिखते हैं मुझे ये तो नहीं पता कि मुगलों का शासन यहाँ पर कब तक रहेगा और अकबर मतलब यहाँ का राजा और वो कब तक यहाँ पर कब्जा करके रहेगा, लेकिन इतना जरूर पता है जब तक सूरज और चांद है महाराणा प्रताप का नाम हमेशा अमर रहेगा। तो मतलब ये बात बोलते हैं, मतलब दुश्मन राजा का सेनापति ये बात बोलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक सूरज चांद रहेगा महाराणा प्रताप आपका नाम रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। उन महिलाओं को वापिस छोड़ के आते हैं, मतलब कैंप में इज्जत के साथ। अब ये बात पता चल जाती है अकबर को, अकबर अब्दुल रहीम को वापिस बुला लेते हैं, कि जो महिलाओं की रक्षा नहीं करता वो युद्ध क्या जीतेगा। अब अकबर तीसरे नंबर पर किसको भेजता, सुल्तान खान को भेजता। सुल्तान खान कौन है, अकबर का चाचा है और बहुत ही शक्तिशाली डाकू टाइप का सेनापति है, मतलब खुखार, 7.5 फुट की हाइट बताते इतिहासकार इसकी। अब क्या हो गया, उसको ये पता था कि महाराणा प्रताप के जितने बंदे हैं वो कहाँ से लड़ाई करते, पहाड़ों से लड़ाई करते हैं, मतलब मैदान में तो लड़ाई नहीं करते। उसने पहाड़ों को इसी कर दिया, चारों तरफ सेना लगा दी, और दे पैरी पे पैरी दिन रात, मतलब चौकस पैरी जिसको बोलते हैं, मतलब कीड़ी बिना पर अंदर बाहर जा सके ऐसा। तो यहाँ पर 4 रास्तों पे, मतलब 4 पहाड़ियों को उन्होंने वो कर दिया था, 4 जहाँ से वो थे, दिवेर जोजमेर का रास्ता था। यहाँ पर क्या खतरा था, जोजमेर से राशन पानी रसद वस्त्र सेना के लिए आते थे, उसको खोस लेते थे, तो इस पे पैरा लगा दिया। देवारी जो उदयपुर का रास्ता था, उस पहाड़ी को घेर लिया अच्छी तरह से। देवसुरी जो पाली का रास्ता था, देवल डूंगरपुर का, मतलब पूरा पहाड़ों को घेर लिया, और एक भी बंदा बाहर न जा पाए न आ पाए। महाराणा प्रताप भी बैठे रहे, कोई बात नहीं। तो फिर कुछ दिनों बाद जब सुल्तान खान देखते हैं कि ना महाराणा प्रताप की तरफ से कोई अटैक हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, तो वो मतलब कि थोड़ा सेनापतियों को थोड़ा स्लाइड कर देते हैं, थोड़ा सुबह शाम सिर्फ 2 टाइम ही पहरेदारी, 2 या 3 टाइम उसने थोड़ा सा ढील दे दी, मतलब अपनी पैरी में। उस ढील का फायदा उठा लिया महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप उसी का वेट कर रहे थे। जैसे ही थोड़ी बहुत ढील मिले तो हम उस पर अटैक करते। अब अटैक का रीजन दूसरा है, अब मैं बताता हूं आपको। अब तब तक पीछे अब एक टिक्का दौड़ होता है, मतलब राजपूतों में टिक्का दौड़ किसको कहते, दशहरे पे होता है टिक्का दौड़ कौन सा होता है, जो भाग दौड़ के, मतलब छोटा मोटा कोई युद्ध जो टिक्का लगा के जिस युद्ध को जीता जाता है। मतलब दशहरा एक त्योहार आता है, तो दशहरे पे क्या होते हैं, राजपूत अपनी मतलब तलवार को बाहर निकालते हैं, तलवार की पूजा करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। अगर तलवार म्यान से बाहर निकल गई तो वो खून लग के ही अंदर जाएगी। कुछ तो मतलब जो राजा होते थे अपनी उंगली का लगा देते थे, उंगली काट के खून लगा देते। अगर चाहे मतलब कि युद्ध ना भी हो तो बस बोल जाते थे, कह देते थे कि हाँ थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह आपस में अपने जानकारों से मतलब थोड़ा बहुत मतलब वो कर लेते थे, युद्ध कर लेते थे, जो उसको टिक्का दौड़ बोलते थे। मतलब जो हथियारों के निशान लगाना था खुद का, उसका टिक्का दौड़ बोलते हैं। तब तक दशहरा आ जाता, दशहरे पर टिक्का दौड़ करने के लिए महाराणा प्रताप अपने हथियार बाहर निकालते हैं। और महाराणा प्रताप की प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है, हर युद्ध में मतलब जहां पर भी अटैक किया तो जबरदस्त प्लानिंग के साथ काम करते हैं महाराणा प्रताप।
अब टिक्का तोड़ के लिए महाराणा प्रताप हथियारों को बाहर निकालते हैं, उनका पूजन करते हैं और बोलते हैं दिवेर पे युद्ध करना। यहाँ पर सुल्तान खान निफराम हो चुका था, मतलब सुल्तान खान को ये लग रहा था महाराणा प्रताप अब युद्ध नहीं करेंगे। तो फिर उनके सैनिकों ने ये भी पूछा तो वहां पर तो सुल्तान खान ने पहरा दे रखा है, हम वहां पर कैसे जाए? तो फिर महाराणा प्रताप कहते हैं यही तो मौका मुझे चाहिए था। हाँ, उसने ढील दे दिया है, उसने सिर्फ 2-3 टाइम वो कर रहा है, अब पहरेदारी सिर्फ 2-3 टाइम हो रही है, तो अब दिवेर पे हमला करो। और वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुका है कि अब वो दिवेर पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे उल्टा करेंगे, हम दिवेर पे ही हमला करेंगे। अब महाराणा प्रताप दिवेर पे हमला कर देता है। यहाँ पर एक और चीज भी है, महाराणा प्रताप का बड़ा बेटा अमर सिंह का शौर्य चरम पे है, लेकिन इतिहासकार इसको दबा देते हैं। मतलब हमारे मध्यकालीन के इतिहासकारों को पता नहीं, हमारी हिस्ट्री दबा दी, उनके ऊपर क्या प्रेशर था, क्या दबाव था, जो मेन चीज है वो लिखी नहीं है। दिवेर के युद्ध में कौन था? सुल्तान खान। दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान के मतलब 1 क्विंटल 30 किलो का राउंड बताते अमर सिंह ने भाला आर पार कर दिया था, आर पार, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और जब उनकी अंतिम सांस थी तो उन्होंने ये भी पूछा था, मतलब महाराणा प्रताप उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने पूछा मुझे मारने वाला, इतना मैं शूरवीर हूँ तो मुझे मारने वाला कौन है, मुझे बताओ। तो इनके पास में एक सैनिक खड़े थे, तो अब महाराणा प्रताप ने सोचा मैं इसको क्या बताऊं कि किसने मारा है। तो वो सैनिक को कहते हैं कि ये था। तो फिर सुल्तान खान मना कर देते, कहते हैं कि नहीं, उसकी आंख बिल्कुल लाल और बिल्कुल पगड़ी वाला और शक्तिशाली योद्धा था वो। तो फिर अमर सिंह को बुलाते हैं कैंप से और फिर बुला के बताते हैं किसने मारा था। उनने कहा इतने मतलब महान, मतलब महाराणा प्रताप के बेटे थे, इतने महान राजा का बेटा हो तुम, इतने महान राजा के बेटे हो तुम, ये बात बहुत ही ज्यादा खुशी की है कि तुमने मुझे तक मार दिया। फिर महाराणा प्रताप उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम मतलब कि आखिरी वो क्या है, इच्छा क्या है? तो वो कहते हैं अगर कुछ आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तो कहते हैं बस मुझे पानी पिला दो। हाँ, जो जिसकी मृत्यु होती है मरते समय उसे प्यास बहुत लगती है, तो इसलिए महाराणा प्रताप को उन्हें पानी पिलाते हैं। और फिर मतलब कि बार बार वो तड़पते रहते, लेकिन वो मतलब मर ही नहीं पा रहे थे, उनकी आंख बंद हो गई लेकिन उनकी सांस ही नहीं छूट रही थी। तो फिर एक सैनिक ने कहा अमर सिंह से कह दीजिए कि ये भाला निकाल ले, जब तक भाला अंदर रहेगा तब तक ये तड़पाएगा बहुत ज्यादा, इस भाले को निकाल दीजिए तभी उनकी मृत्यु होगी। फिर काफी सैनिकों ने कोशिश कर लेकिन वो नहीं निकाल पाए। फिर अमर सिंह को बुलाया और कहा इस भाले को निकाल लो। एक झटके में उन्होंने दोनों पैर उसकी छाती पे रखे और एक झटके में उस भाले को निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी अमर सिंह की वीर कथा। काट दिए गए थे, मतलब काट दिए गए थे। इधर से मतलब महाराणा प्रताप आए मेवाड़ से, उधर से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के राजा ने भी हेल्प की, और प्रताप सिंह, आसकन और प्रताप सिंह, और उधर से चंद्रसेन ने भी हेल्प की थी पूरी। ठीक है, इस युद्ध में इतिहासकार बिल्कुल दबा देते, क्योंकि इस युद्ध में अगर इतिहासकार को बताना पड़े तो इस युद्ध में मुगल हार गए थे, एक भी सैनिक नहीं बचा था मुगलों का। मतलब आप समझ ही गए होंगे दिवेर के युद्ध में इतने सैनिक मर गए, एक तक को नहीं छोड़ा, एक को मार डाला था उन्होंने। तो यहाँ तक पहुंच गए, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि महाराणा प्रताप कितने चूरवीर योद्धा थे। और मतलब कौन जीता था, अकबर जीते थे या महाराणा प्रताप जीते थे, इससे ये बात पता चलती है। अब दिवेर के अगर युद्ध की बात करें तो फिर अमर सिंह के बारे में लिखना पड़े। अमर सिंह के मतलब कहीं पर भी नाम नहीं आता हिस्ट्री में, ये गलत बात है। पता नहीं हमारे इतिहासकार कैसे बायस्ड कर दी हमारी हिस्ट्री, ये अनुमान लगाना गलत है। इस युद्ध में एक भी सैनिक नहीं बचा था। दिवेर के युद्ध में सारे मुगल काट दिए थे, कोई संदेश भेजने वाला भी नहीं था। ठीक है, कोई संदेश भेजने वाला नहीं था। तो इस युद्ध में कौन जीता था? इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे, और इस युद्ध में अमर सिंह का शौर्य चरम सीमा पे था। अब जब युद्ध 97 में मतलब ये हमारे हिंदुस्तान के राजाओं में ये भी रहा है कि युद्ध स्थान में घायल सैनिकों या राजाओं कोई भी हो, उनसे हालचाल पूछते हैं और अपने कैंप में ले जाते हैं। तो उस टाइम सुल्तान खान कहता है, मतलब उन सुल्तान खान नमस्कार करता है महाराणा प्रताप को और कहता है मतलब मेरे को मारने वाले से एक बार मिलना है। तो महाराणा प्रताप के साथ एक सैनिक था। महाराणा प्रताप ने सोचा मरने वाला है, कोई बात नहीं, इसको बता देता हूँ इसी ने मारा। तो उसने मना कर दिया था
कि मेरे को वही बंदा बताओ जिसने मेरे को, मैं इतना टकटका और डाकू टाइप का इंसान, मेरे को मारने वाला कौन होगा, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। मतलब महाराणा प्रताप से उन्होंने पहले तो नमस्कार किया, फिर बाद में बोला कि मुझे मारने वाला कौन था। तो महाराणा प्रताप ने सोचा अगर मैं इसको बता दूंगा कि इसको मारने वाला कौन था और इसकी अंतिम सांस भी है तो फिर बड़ा दुख होगा। तो उस महाराणा प्रताप ने सोचा पास में जो सैनिक खड़ा उसी का नाम ले देता हूँ, और फिर उनका नाम लिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इसमें क्या था, अब फिर महाराणा प्रताप पूछता है, मतलब वो फिर पानी मांगता है। महाराणा प्रताप अमर सिंह को कैंप से बुला लेता है और उसको बता देता है कि इसने मारा था, ये मेरा बेटा है। तो यहाँ पर सुल्तान खान कहता है कि तुम एक वीर, सैन्य और योग्य राजा के बेटे हो जिसने मेरे को मारा है। मतलब सुल्तान खान अपने आप को ये मानता था कि मेरे को कोई मारेगा नहीं, युद्ध में नहीं मारेगा। और अमर सिंह ने भाला आर पार कर दिया था, तो कितना ताकतवर होगा, मतलब जो ढाल तलवारों को चीर के उसके छाती के अंदर से भाला आर पार कर दिया होगा। तो उसके बाद ये भी मतलब महाराणा प्रताप का मतलब दिखाई जाती है कि महाराणा प्रताप ने मरते हुए आदमी को, हमारे हिंदू धर्म में ये होता है गंगा जल पिलाया जाए तो अच्छा होता है। तो महाराणा प्रताप ने गंगा जल मंगवाया था अपने कैंप से और उसके बाद उसको सुल्तान खान को गंगा जल पिलाया था। उसके बाद उसका दिल धड़क रहा था, धड़क और मरा नहीं था। फिर किसी ने बताया कि इसका भाला निकाल दो, जब तक ये नहीं मरेगा या इसका खून खत्म हो जाएगा। तब दोनों पैर, मतलब दोनों पैरों पे पैर रखे अमर सिंह ने, तब वो भाला निकाला था। अब ये खत्म हो जाता है। इसके बाद जगन्नाथ कस्बा अकबर पूछता है अब कौन जाएगा महाराणा प्रताप से युद्ध करने, कौन जाएगा। तो हमारे मतलब राजपूत राजाओं में ये था कि जो युद्ध में मारा जाएगा वो शहीद हो जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो मुगल सेना तो अकबर से, महाराणा प्रताप से डरती थी। अब क्या हुआ, जगन्नाथ कछुआ बोलता है, जगन्नाथ कछुआ, जिसको अकबर उदयपुर सौंप के आया था। ठीक है, अब जगन्नाथ कछुआ को भेजते। अब महाराणा प्रताप ने सोचा कभी बाप आता है समझाने के लिए, कभी बेटा आता है युद्ध में, और अब बेटा नहीं तो चाचा भी आ गए। बोले अब तो आमेर पे हमला करना ही पड़ेगा। महाराणा प्रताप प्लानिंग करते हैं, और जब आमेर कब तक, कहां तक था, टोंक तक था, टोंक तक था। तो टोंक के पास एक जगह है मालपुरा, वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही मतलब विकसित जगह है, मतलब बहुत पैसे वाली जगह थी। तो महाराणा प्रताप मालपुरा पे हमला कर देता है, मालपुरा पे अपना अधिकार जमा लेता है। मालपुरा पे इसको लूटता भी और अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, अब उसके बाद आमेर ने कोई युद्ध नहीं किया, मतलब कोई भी आक्रमण नहीं किया। उसको पता चल गया था महाराणा प्रताप छोड़ेगा नहीं। अब कुछ इतिहासकार बताते हैं, कुछ कवियों ने लिख रखी है अमर सिंह के बारे में। अब ये सोचने वाली बात है कि दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान जैसे वीर योद्धा के आर पार वाला कर दिया था। 1582 ईस्वी की बात है ये, 1582 ईस्वी की बात है। अगर 1582 ईस्वी में अमर सिंह सुल्तान खान के आर पार वाला कर देते हैं तो इतना छोटा तो है नहीं कि वो बिलाव वाली कहानी बता रहे कि घास की रोटी खा रहे थे, वन बिलाव उसका टुकड़ा ले भाग गया और राणा का दिल पिघल गया कि मैं अपने बेटे को मतलब भूख से नहीं बचा सकता तो जनता को क्या बचाऊंगा। ये बिल्कुल दोस्तों गलत है, कवियों द्वारा लिखी गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या आपको पता होगा उदयपुर का जो मतलब नींव रखी गई थी वो 1559 ईस्वी में रखी गई थी। किसने रखी थी? उदय सिंह जी ने रखी थी। उदय सिंह ने रखी थी। कब रखी थी? अमर सिंह के जन्म पे रखी थी। अमर सिंह के जन्म पे रखी थी। मतलब अमर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1559 ईस्वी में। और ये बात बोलते हैं कि 1582 में वो सुल्तान खान को आर पार कर देता है
और मतलब कुछ कवि लिख देते हैं वन मिलाओ रोटी ले भाग्य राणा का दिल पसंद क्या, गलत बात है बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हल्दी घाटी में चंदन के पेड़ हैं। गरीब देश वो तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। और महाराणा प्रताप न कभी भूखा मरा था आपको बता दूं, और न वो मरने वाला था, क्योंकि वहां की आसपास की जनता भिल्लों ने राणा प्रताप को अपना राजा नहीं भाई की तरह रखा है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा बताया कि अमर सिंह के बारे में अगर बताना पड़े तो दिवेर का युद्ध के बारे में बताना पड़े। दिवेर का युद्ध इतिहासकार बिल्कुल ही खा गए, क्योंकि यहाँ पर दिवेर के युद्ध में चंद्रसेन ने, मारवाड़ के राजा उन्हें और डूंगरगढ़ के राजाओं ने एक साथ मिलके और चंद्रसेन, सुरताज ने और ताज खान ने एक साथ युद्ध किया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बाउंड्री पर एक साथ युद्ध किया। मतलब अकबर उनको जीत नहीं पाया, ठीक है। और इतिहासकार फिर भी कहते हैं कि अकबर ना महाराणा प्रताप अकेला रह गया। भाई और कैसे लड़ाओगे, एक दूसरे, अब सेना इतनी थी नहीं, उनकी रणनीति ऐसी थी कि उन्होंने ऐसे लड़ाई की और अकबर उनको जीत नहीं पाया। कितना एक साथ, मतलब कि इतने मतलब राजाओं का गठबंधन बना रखा था, और कितना एक साथ लड़ सकते थे अकबर के साथ, पर फिर भी महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत हुई थी। और इस युद्ध में दूसरी बात यह भी है कि एकलिंग जी को पूजते हैं, एकलिंग जी शिव जी को पूजते हैं, उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप जी। तो महाराणा प्रताप या मेवाड़ की जहां भी गाथा आती तो एकलिंग जी शिव जी का नाम जरूर आता है। मतलब अब अंत में थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो अंत में मैं यही बात बताना चाहता हूं आपको कि भारत को जानना है तो भारत के इतिहास को जरूर पढ़ना है। और महाराणा प्रताप को जानने के लिए इतिहास जरूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि महाराणा प्रताप का तो नाम बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनकी जबान पे है। तो वो एक राजा नहीं थे, मतलब एक राजा के द्वारा राजा बनाए हुए नहीं थे। वो नैतिक, शिष्टाचारवादी और विस्तारवादी राजा था, ठीक है। अगर इतिहास को जानना, राणा पुंजा और राणा सांगा महाराणा प्रताप से बहुत ताकतवर योद्धा रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप एक अलग ही तरीके का नैतिक राजा था बिल्कुल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।